इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान, कक्षा 7 अध्याय 5 और अध्याय का नाम है हमारे आसपास के परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक। इस अध्याय की पहले भी हमने 2 वीडियो बनाई हैं और वे सभी वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दी हैं। आप प्लेलिस्ट में जा कर के सभी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम 5.4 क्या भौतिक और रासायनिक परिवर्तन एक ही प्रक्रिया में हो सकते हैं से प्रारंभ करते हैं। आगे इसमें है मोमबत्ती जलाने पर क्या परिवर्तन होते हैं, आइए जानें। क्रियाकलाप 5.7 सोचिए, चर्चा कीजिए और साझा कीजिए। चित्र 5.9 को देखिए, इसके साथ ही विश्लेषण कीजिए कि विद्यार्थी जलती हुई मोमबत्ती के विषय में क्या चर्चा कर रहे हैं। इसमें है मोम पिघलता है और वाष्पीकृत हो जाता है। इसमें ये विद्यार्थी हैं और ये मोमबत्ती के विषय में मोमबत्ती कैसे जलती है और इसमें क्या परिवर्तन आते हैं, इसके विषय में आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें कहता है मोम पिघलता है और वाष्पीकृत हो जाता है। इससे आगे है, ये बालिका कहती है मुझे लगता है मोम के जलने से नए पदार्थ बनते हैं। इससे आगे है संभावना है कि मोमबत्ती की बत्ती धागा तरल मोम को ऊपर खींच लेती है। संभावना है कि मोमबत्ती की बत्ती या धागा तरल मोम को ऊपर खींच लेती है। इससे आगे है ऐसा हो सकता है मोम पिघलता है, बहता है और फिर भिन्न भिन्न आकार में जम जाता है। इस तरह से ये छात्राएं आपस में चर्चा कर रहे हैं। मोमबत्ती के जलने पर क्या परिवर्तन होते हैं। मोमबत्ती का मोम पिघल कर बत्ती के ऊपर चढ़ने लगता है और लौ की ऊष्मा के कारण यह वाष्पित हो जाता है। मोम की वाष्प जलकर मोमबत्ती की लौ उत्पन्न करते हैं। मोम का पिघलना, जमना और वाष्पीकृत होना ये सभी भौतिक परिवर्तन है। तो इसमें यहाँ पर मोम का पिघलना, जमना और वाष्पीकृत होना क्या चीज़ है, ये भौतिक परिवर्तन है। और वाष्प का जलना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इस तरह से मोमबत्ती है, मोमबत्ती के जलने में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इसमें भौतिक परिवर्तन है मोमबत्ती का पिघलना, जमना और वाष्पीकृत होना, ये भौतिक परिवर्तन है। और वाष्प का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। इससे पता चलता है कि मोमबत्ती के जलने पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों एक साथ होते हैं। तो इसमें कहता है अभी मोमबत्ती जो है जलती है तो उसमें भौतिक परिवर्तन भी होते हैं और रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं। तो इसमें यहाँ पर ये प्रश्न बन जाता है मोमबत्ती के जलने पर होने वाले भौतिक परिवर्तन कौन से हैं। इससे आगे है मोमबत्ती के जलने पर रासायनिक परिवर्तन का नाम लिखो। मोमबत्ती के जलने पर होने वाले रासायनिक परिवर्तन का नाम लिखो। इसमें क्वेश्चन और बन जाता है कि मोमबत्ती जो है के जलने पर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। हम कहेंगे मोमबत्ती के जलने पर भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों एक साथ होते हैं। वैज्ञानिक से परिचय। मोमबत्ती लंबे समय से अनेक वैज्ञानिकों के लिए जिज्ञासा का विषय रही है। इनमें माइकल फैराडे भी सम्मिलित है। इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य फैराडे ने मोमबत्ती का रासायनिक इतिहास पर व्याख्यानों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की। फैराडे का मानना था कि वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मोमबत्ती एक उपयुक्त वस्तु है। इसके द्वारा उन्होंने पिघलने, वाष्पीकरण और दहन जैसी विभिन्न भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के मध्य होने वाले अंतर पर चर्चा की। इसमें है माइकल फैराडे। क्या परिवर्तन स्थायी हैं। 5.5 क्या परिवर्तन स्थायी हैं। जब किसी वस्तु में परिवर्तन होता है तो क्या हम उसे पुनः उसके मूल रूप में या मूल स्वरूप में ला सकते हैं। क्रियाकलाप 5.8 आइए सोचें। अब तक हमने जिन परिवर्तनों पर चर्चा की या जिनके विषय में वार्तालाप किया उन पर पुनः विचार कीजिए। इनमें से हम किसी वस्तु या पदार्थ को पुनः उसी स्वरूप में वापस ला सकते हैं जिस रूप में हमने क्रियाकलाप आरंभ किया था। अपने अवलोकनों को तालिका 5.2 में अभिलेखित कीजिए। तो इसमें यहाँ पर ये तालिका दी गई है 5.5 क्या परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है।
उत्क्रमित का अर्थ क्या है कि जो परिवर्तन है जिस रूप से हमने शुरू किया था क्या उसी वापिस रूप में उसको लाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर है बर्फ़ के टुकड़ों का पिघलना। जब बर्फ़ के टुकड़े पिघलते हैं तो पानी बन जाता है, जल बन जाता है, और जल को जब हम दोबारा जमाते हैं तो बर्फ़ बन जाती है। तो इसमें क्या है भी, क्या पदार्थ को मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकता है? इसका उत्तर होगा हाँ। सब्जियां काटना। सब्जियां जब काटी जाती हैं, वैसे तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता, परंतु उसके क्या है, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, हम दोबारा उनको उसी रूप में नहीं ला सकते। जल का उबलना। जब जल को गर्म किया जाता है तो जल उबलने लग जाता है, और जल को ठंडा करेंगे तो फिर दोबारा जो है जल ठंडा हो जाएगा। मक्का से पॉपकॉर्न बनाना। जब मक्का से पॉपकॉर्न बन जाते हैं तो हम उसको दोबारा मक्का प्राप्त नहीं कर सकते। इस तरह से यहाँ पर हम और भी अन्य उदाहरण लिख सकते हैं। जिस वस्तु या पदार्थ से हमने क्रियाकलाप आरंभ किया था उसका पुनः उसके मूल स्वरूप में आना यह दर्शाता है कि हमारे द्वारा किए गए परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है। बीच में क्या है, जिन परिवर्तनों में हमने दोबारा पदार्थ का मूल रूप प्राप्त किया है उसका अर्थ क्या है कि जो हमें पदार्थ हैं हम उनको, जो परिवर्तन है हम उनको उत्क्रमित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब बर्फ पिघल जाती है तो इसे पुनः बर्फ में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी प्रकार जब जल वाष्पित हो जाता है तो इस वाष्प को संघनित कर उसे पुनः जल में परिवर्तित किया जा सकता है। तथापि कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि परिवर्तन के बाद हम पुनः मूल वस्तु या पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कटी हुई सब्जियां अपने मूल रूप में नहीं लौट सकती। इसमें यहाँ पर उत्क्रमित परिवर्तन है। इसमें बर्फ़ का उदाहरण दे सकते हैं कि बर्फ़ पिघलती है तो दोबारा बर्फ़ को प्राप्त कर सकते हैं। जल वाष्पित होता है तो जल को संघनित करके इसे पुनः जल जो है प्राप्त किया जा सकता है। अब आगे इसमें अनुत्क्रमित परिवर्तन है। कटी हुई सब्जियां हैं अपने मूल रूप में वापस नहीं आ सकती। इसी प्रकार पॉपकॉर्न बनने के पश्चात उसे पुनः हम जो है मक्का प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार हम कह सकते हैं आसपास के परिवर्तनों का समूहीकरण इस आधार पर कर सकते हैं। ऐसे परिवर्तन जो उत्क्रमित हो सकते हैं तथा ऐसे परिवर्तन जो उत्क्रमित नहीं हो सकते। तो हम जो हमारे आसपास के परिवर्तन हैं हम उन परिवर्तनों को उत्क्रमित होने वाले परिवर्तन तथा उत्क्रमित न होने वाले परिवर्तन के रूप में भी विभाजित कर सकते हैं। उत्क्रमित और अनुत्क्रमित भी कह सकते हैं इसको। आगे है, क्या सभी परिवर्तन वांछनीय होते हैं? वांछनीय का मतलब होता है जिनको चाहते हैं हम, जो परिवर्तन जिनको हम चाहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में अनेक उपयोगी परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के लिए दूध का दही बनना, फलों का पकना, फलों का काटना और भोजन का पकाना, ये सभी क्या है, वांछनीय परिवर्तन है। क्या भी वांछनीय परिवर्तन है। दूध का दही बनना, फलों का पकना, फलों का काटना और भोजन का पकाना। क्या आप अपने चारों ओर होने वाले कुछ अन्य वांछनीय परिवर्तनों के विषय में भी सोच सकते हैं? हम हमारे चारों तरफ और बहुत सारे परिवर्तन घटित होते हैं, हम उनको जो वांछनीय है उनके विषय में सोच सकते हैं। इसके विपरीत कुछ अवांछनीय परिवर्तन भी होते हैं। उदाहरण के लिए लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना क्या है? अवांछनीय परिवर्तन है, क्योंकि लोहे में जंग लगने से लोहे की कांति नष्ट होती है तथा लोहा जो है कमज़ोर होता चला जाता है, उसका क्षरण हो जाता है। आगे है, भंडारण के दौरान खाद्य पदार्थ का क्षय होना। भंडारण के दौरान जो है खाद्य पदार्थ का क्षय होना एक अवांछनीय परिवर्तन है। कैसा भी? अवांछनीय परिवर्तन है। कुछ अन्य परिस्थितियों में यह वांछनीय भी हो सकता है, जैसे भोजन का अपघटन जो खाद्य अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करने में भी बहुत लाभदायक होता है। तो इस तरह से भोजन है, भोजन का धीरे धीरे क्षय होना तो एक अवांछनीय परिवर्तन है, परंतु भोजन का अपशिष्ट खाद में बदलना एक वांछनीय परिवर्तन है। तो इसमें पहला जो परिवर्तन है यहाँ पर ये क्या है, हानिकारक है, दूसरा क्या है, लाभदायक है। इसलिए पहला जो है अवांछनीय परिवर्तन है यहाँ पर, और दूसरा क्या है, वांछनीय परिवर्तन है। मानवीय क्रियाकलापों के कारण वर्षों से हो रहे कुछ परिवर्तनों का पर्यावरण पर दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है, जैसे कारों, रेलों, हवाई जहाज़ों आदि में ईंधन की बढ़ती खपत वातावरण में दिन प्रतिदिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रही है। दीवारों, दरवाजों, फर्नीचर, उपस्कर फर्नीचर आदि पर रंग रोगन सूखने के कारण वाष्पीकरण की प्रक्रिया में अनेक पदार्थ निकलते हैं जिनसे वायुमंडल या प्रदूषण होता है। तो इसमें यहाँ कहता है कि
वर्षों से, लंबे समय से, मतलब कि दिन प्रतिदिन जो ईंधन की खपत होती है वो दिन प्रतिदिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वातावरण में बढ़ रही है। और रोगन करने से, पेंट करने से दरवाज़ों पर, दीवारों पर, तो इसमें अनेक जो है पदार्थ निकलते हैं, ये वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। इससे आगे धीमी गति से होने वाले कुछ प्राकृतिक परिवर्तन। चट्टानों का अपक्षय, चट्टानों का अपक्षय, अपक्षय। यहाँ पर अपक्षय शब्द का क्या अर्थ है? अपक्षय शब्द का अर्थ है कि चट्टानें जल के कारण और तापमान के कारण, वृक्षों की जड़ों के कारण जो धीरे धीरे टूटती रहती हैं और छोटे छोटे कणों में बदलती रहती हैं। इसे चट्टानों का अपक्षय कहा जाता है। क्या आपने चित्र 5.10 में में दर्शाए अनुसार पहाड़ों के धरातल पर रेत, मृदा और पत्थरों के ढेर देखे हैं? इन्हें तलछट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको तलछट कहा जाता है, क्योंकि चट्टानें धीरे धीरे टूटती रहती हैं और धीरे धीरे जो मिट्टी के बारीक कण हैं, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े बनते रहते हैं, इनको हम कहते हैं तलछट। ये कैसे बने हैं? ये उन भौतिक परिवर्तनों द्वारा बनते हैं जो बड़े चट्टानों के छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। जलवायुगत परिस्थितियों के कारण तापमान में परिवर्तन, पेड़ों की बढ़ती जड़ें और चट्टानों की दरारों के भीतर जल के जमने से भी चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती रहती हैं। अब इसमें यहाँ पर ये प्रश्न बन जाता है कि चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के क्या कारण हैं, या कौन से घटक हैं जो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, या चट्टानों का अपक्षय किन के द्वारा होता है? ऐसा हम प्रश्न बना सकते हैं। और ये उत्तर है तापमान। पहला नंबर 1 तापमान में परिवर्तन, नंबर 2 है पेड़ों की बढ़ती जड़ें, नंबर 3 चट्टानों के दरारों के भीतर जल के जमने से, ये सारे के कारण हो जाते हैं। जल और जल में उपस्थित रसायन भी चट्टानों के साथ अभिक्रिया करते हैं। इसमें एक अन्य कारक और है, जो जल में उपस्थित रसायन है वो भी चट्टानों के साथ में अभिक्रिया करते हैं और उनकी संरचना में रासायनिक परिवर्तन करते हैं। रासायनिक परिवर्तन का एक ऐसा उदाहरण चित्र 5.10 में दिखाया गया है। तो इसमें यहाँ पर जो चित्र 5.10 है, यहाँ पर ये दिखाया गया, चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर तलछट की लाल परत, ये चट्टानें हैं और इनके टूटने के कारण जो है दिखाए गए हैं, इस तरह से चित्र दिखाया गया है और इसमें जो तलछट की लाल परतें जम जाती हैं। अगला है चट्टान के धरातल पर तलछट, जो चट्टान है उसके धरातल पर जो तलछट है जमा होती रहती है, इस तरह से टूटती रहती हैं चट्टानें। ये इसमें यहाँ पर दिखाया गया है। आगे इसमें है, यहाँ बेसाल्ट में लोहा पाया जाता है। यह मूल रूप से काले रंग की चट्टान होती है। जो बेसाल्ट क्या है? एक मूल रूप से काले रंग की चट्टान होती है। इस पर रासायनिक परिवर्तनों के कारण लाल रंग की परत जम जाती है। जो बेसाल्ट है उसमें रासायनिक परिवर्तन के कारण लाल रंग की परत जम जाती है। लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। जो चट्टानों के लंबे समय तक जल अथवा जलवाष्प युक्त वायु के संपर्क में आने से बनता है। चट्टानों में होने वाले इन भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों को सामूहिक रूप से अपक्षय कहा जाता है। जो चट्टान है इनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं, इनको सामूहिक रूप से अपक्षय कहते हैं, जिससे अंततः मृदा का निर्माण होता है। इससे क्या होता है अभी? मृदा का निर्माण होता है। इससे आगे अपरदन। क्या है? अपरदन। अपरदन में इसमें क्या आपने नदी के तल पर अथवा झीलों में महीन रेत को एकत्रित होते हुए देखा है? यह रेत तब बनती है जब चट्टान, कंकड़, मृदा और तलछट टूटकर वायु और बहते हुए जल जैसे प्राकृतिक शक्तियों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अपरदन कहते हैं। तो कहने का क्या अर्थ क्या है कि रेत का, मिट्टी का वायु के द्वारा, बहते हुए जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है। भूस्खलन के दौरान होने वाला अपरदन एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जो भूस्खलन है उसके कारण जो
अपरदन होता है वो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। नदी में स्थित चट्टानें और कंकड़ प्राय बहते जल में लगातार होने वाले कटाव के कारण चिकने दिखाई देते हैं। जब जल अपनी अथवा वायु की गति कम हो जाती है तो अपरदन द्वारा ले जाए गए पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं, जैसे कि झीलों और महासागरों में होता है। ये तलछट समय के साथ कठोर हो जाते हैं और इनमें नई चट्टानें बनती हैं। इनमें से अधिकतर परिवर्तन हजारों वर्षों में होते हैं और ये उत्क्रमित नहीं किए जा सकते। इसमें जो चट्टानें हैं जब वो मिट्टी में या छोटे कंकड़ों में बदल जाते हैं तो हम इनको दोबारा जो है चट्टानें प्राप्त नहीं कर सकते और इन परिवर्तनों को हम उत्क्रमित नहीं कर सकते। इस तरह से इस वीडियो में हमारा यह अध्याय पूरा होता है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से इस अध्याय के सभी टॉपिक आपको समझ आए होंगे और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे।